स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में उन्होंने राहुल गांधी पर अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही हमने आपको दिखाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए, विपक्ष के लिए इस वक्त गरीब की जिंदगी में क्या चल रहा है ये कौतूहल का विषय है। एडवेंचर टूरिज्म उन्होंने इसको नाम दिया। कहा कि खेत में जाकर के तस्वीर खिंचाना, फोटो शूट कराना, अब आजकल यही काम कर रहा है विपक्ष। तो अब इससे एक सवाल उठता है कि राहुल गांधी के सलाहकार इन दिनों कौन है, और जो कुछ राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स में इन दिनों कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को वो जगह मिल गई है जिसकी शायद तलाश में एक लंबे अरसे से वो भी थे, उनकी पार्टी भी थी, कि किस चीज में कंफर्टेबल है राहुल गांधी, क्या चीज सहज रूप से आती है उनके अंदर, क्या विचारधारा, किस किस्म के लोगों के बीच जाना, क्या बात करना। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि राहुल गांधी की सलाहकार समिति में कौन कौन है, कौन कौन लोग उनके एडवाइजर हैं, या किनकी कही बात को राहुल गांधी ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा मानते हैं, अमल में लेकर के आते हैं। और इस पर हम लोग, इसके बाद प्रधानमंत्री का एक और स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी पर आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अर्बन नक्सलों के, ऐसा लगता है कि चंगुल में है। इस पर बात अब से थोड़ी देर में। देखिए, जयराम रमेश का चर्चा खूब होता है कि जयराम रमेश इस वक्त आप कह सकते हैं कि फोरमोस्ट आइडियोलॉग पार्टी के हैं। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि इससे पहले शायद वो सीताराम येचुरी साहब की शायद सुनते थे, कांग्रेस पार्टी लेकिन सेंटर और लेफ्ट से अब काफी हद तक लेफ्ट की तरफ झुक गई है, और राहुल गांधी को यह बात ठीक भी लगती है, या उनको ये, वो सहज हैं इस रोल में जो इस वक्त उनकी पार्टी ने उनके लिए एक दिया है निकाल करके। नहीं, मुझे लगता है कि ये शिफ्ट अनायास हुआ है या तय करके हुआ है, ये तो पार्टी के भीतर के लोग बताएंगे। लेकिन अगर आप साफ साफ देखिए, और उसको मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि अभी डूसू के चुनाव हुए। डूसू के चुनाव में 4 पदों में से 3 पर एबीवीपी जीती और 1 पद सिर्फ उपाध्यक्ष का वो एनएसयूआई को मिला। कन्हैया कुमार को इंचार्ज बना दिया एनएसयूआई का। अब आप सोचिए कि जो कन्हैया कुमार जेएनयू में रहते हुए और अपने कम्युनिस्ट छात्र संगठन में रहते हुए एनएसयूआई को हराने की ही पूरी वैचारिक लड़ाई लड़ता रहा हो। आप राजनीति में कहते हैं तो पार्टी बदलने में फिर भी समझ में आता है। छात्र राजनीति में जब आप आइडियोलॉजी के अलावा कुछ नहीं कहते हैं तो वहां थोड़ी मुश्किल होती है। और उस कन्हैया कुमार को आपने बनाया, और जिस तरह की कैंपेन चलाई गई वो कैंपेन भी बैकफायर कर गई। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, प्रियंका गांधी के नजदीकी, सबसे नजदीकी लोगों में कौन, जो कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र राजनीति में रहा, वो उनके पूरे सलाहकार के तौर पर है, अगर आप देखें ध्यान से तो। फिर आप आइए जयराम रमेश की बात करते हैं। जयराम रमेश को गीता प्रेस को शांति पुरस्कार देना बुरा लगता है। अब आप सोचिए, कोई भी इस देश में, आप किसी भी हिंदू से छोड़िए, आप किसी मुस्लिम से पूछ लीजिए, तो कोई ऐसी गीता प्रेस की पुस्तक नहीं मिलेगी जिसमें किसी दूसरे धर्म, मजहब, पंथ के बारे में कुछ बुरा कहा गया हो। हाँ, वो अच्छा अपने धर्म के बारे में कहते हैं, और कहा भी था। भाई जी का तो सपना ही था यही कि हम ये करेंगे कि देश भर में उस तरह की स्थितियां खड़ी करेंगे। अब आप सोचिए, अगर गीता प्रेस को अक्षय मुकुल की लिखी किताब के हवाले से वो गांधी जी को देख रहे हैं तो कहां मुश्किल है। अब उससे आगे आप देखिए, अभी क्या कहा उन्होंने कहा हम संसद को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। मतलब कहां से कहां, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो सकती है कि हमारे समय में उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुरानी संसद से नई संसद में जाते हैं तो क्या कह रहे थे सेंट्रल हॉल में, वो सबको सुनना चाहिए। वो कहते हैं भले अंग्रेजों के समय में बनी हो, बनाया हमने, जमीन हमारी, सब कुछ लगा हमारा, ये संविधान भवन हो गया, यानी हमारे लिए हमेशा सम्मान की जगह हो गई। वो क्या कह रहे हैं, घुटन हो रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इतना दूर दूर है, सबको देख नहीं पाते, दूसरी तरफ कह रहे हैं क्लास्ट्रोफोबिक हो गया है, मतलब घुटन हो रही। अब भैया यह तो दम घुटेगा या बहुत खुली खुली जगह होगी, तो ठीक है। अब जयराम जी पढ़े लिखे ज्यादा है, हमको तो उतनी अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक बात। और ऐसे सलाहकारों से, ऐसी क्या कहें कि विचार के तौर पर इतने भ्रम रखने वाले लोगों से राहुल जी घिरे हुए हैं। अच्छा, अब परिणाम देखिए। प्रधानमंत्री क्या कहा, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले बर्बाद हुई, फिर बैंकरप्ट हुई, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने खुद को ठेके पर दे दिया है अर्बन नक्सलियों को। सुनिए आज जरा, प्रधानमंत्री ने आज ही ये बात कही। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है।
कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। प्रधानमंत्री का आरोप बड़ा गंभीर है। अब आप इसमें से अगर मैं कहता हूं कि जो अतिरेक में की गई कुछ बातें शब्दावली में से उसको हटा भी दीजिए, जो राजनीति में करनी पड़ती है, मंच से बोल रहे थे, फिर भी प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तो अब जमीन से जुड़े नेताओं के हाथ में नहीं है। पार्टी में ऐसे नेता हैं लेकिन उनके मुंह बंद हैं। दूसरा, जब वो अर्बन नक्सल कहते हैं, चलिए थोड़ा सा सॉफ्ट उसको अगर कर लें कि आप अल्ट्रा लेफ्ट हाथों में हैं। आपकी सोच में, आपके नारों में, आपकी पॉलिसीज में आप किस हद तक किस बात से सहमत हैं? देखिए, ये बात तो सबसे ज़्यादा सच है जो पार्टी के लोग बार बार कहते रहे हैं कि पार्टी की जो ग्राउंड पर जो लीडर्स हैं उनकी जगह वहाँ पर नहीं बची है। और वो एक बड़ी वजह रही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले बड़े नेताओं की। और वो सारे वो नेता थे जो ज़मीन से जुड़े हो, जिनको पार्टी जिनकी वजह से पार्टी चल रही थी। पहली बात ये, चाहे वो हेमंत विश्वा शर्मा हो, चाहे उत्तराखंड में सतपाल महाराज हों, ठीक है, और बहुत सारे लोग, मतलब इतने नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो बात। दूसरी बात, ये जो अल्ट्रा लेफ्ट की बात आप कर रहे हैं, अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुई? राहुल गांधी को आप जिम्मेदार ठहराइए, लेकिन ये तो तब शुरू होती है जब ये सरकार बनी, यूपीए की सरकार, और आपने एनएसी बनाई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई, और सोनिया गांधी जी उसको चेयर कर रही थी। उसमें ज़्यादातर लोग अल्ट्रा लेफ्ट वाले थे, है ना। और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि वहाँ से पहुँचते जब आप को ध्यान ही नहीं रहता कि आप गुजरात के चुनाव प्रचार में जाते हैं और किसके साथ मुलाकात करते हैं, जो नर्मदा के बांध को लेकर पूरा का पूरा विरोध पर जिसके खिलाफ गुजरात खड़ा हुआ है, उनके साथ जाते हैं। फिर ऐसा ही आप करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो वीर सावरकर पर हमला करते हैं। आपकी वीर सावरकर पर कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन किस जगह पर क्या बोलना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में कि कब क्या बोला जाए। महाराष्ट्र में आप पहुंच रहे हो और वीर सावरकर के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। तमिलनाडु में वीर सावरकर पर बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में बोलेंगे तो नहीं। तो अल्ट्रा, और कांग्रेस का यदि पूरा बैकग्राउंड देखें तो कांग्रेस जब आज़ादी की बात थी तो सेंट्रिस्ट पार्टी थी, ठीक है, तो उसकी ताकत थी लगातार, और वहाँ बड़े मजबूत नेता राज्यों में रहे, सब जगह रहे। लेकिन धीरे धीरे वो इंदिरा गांधी से आगे निकलने पर, यदि आपको मैं याद दिलाऊं, संजय गांधी जो थे वो लेफ्टिस्ट के खिलाफ थे। इमरजेंसी में वो इंदिरा गांधी के पास जो लोग होते थे उनसे वो इसीलिए नाराज होते थे कि वो जो लेफ्ट विचारधारा के होते थे वो उस पर नहीं चलना चाहते थे। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी आए, और राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी तक आते आते आप बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट पर चले गए। ठीक है, कन्हैया कुमार का जिक्र किया। जो आप कह रहे हैं इसकी शुरुआत 2004 से हो गई थी। 2004 से हो गई, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ पार्टी को कि किस किस तरह से काम किया जाए। जयराम रमेश साहब जब वन मंत्री थे तो पार्टी के एक बड़ी लीडर का बहुत झगड़ा हुआ था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनका डेवलपमेंट पर, जयंती नटराजन जी का मुझे लगता है ले लेना चाहिए। उसमें जयंती टैक्स, वो तो एपिसोड सब खुल करके तो, लेकिन वो इसीलिए ना क्योंकि वो जयंती टैक्स, हाँ, तो वो उस तरह की बातें जो लगातार हुई उससे आपकी दूरी बढ़ती गई। और फिर आप समझिए कि क्या देश को जरूरत है। अभी जो त्रिपाठी जी ने जिक्र किया ना, बहुत, मेरे को किसी मित्र ने कहा कि कन्हैया कुमार बहुत अच्छे लीडर है, मतलब मैं उनकी कोई व्यक्तिगत उस पर नहीं कर रहा, वो स्ट्रांग है, अपना काम है, लेकिन डूसू के इलेक्शन में कन्हैया कुमार शायद एक बड़ी हार मानते हैं वहां के लोग एनएसयूआई की कारण की। तो आपको किस जगह किसका इस्तेमाल करना, ये भी फर्क होता है ना। नेता आपके पास सब अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन किस जगह किसको इस्तेमाल किया जाए, कहाँ कन्हैया कुमार को करना है, कहाँ कनिष्क सिंह को करना है, कहाँ और लोगों को करना है। जैसे पार्टी करती है कि कहाँ कैलाश विजयवर्गीय बोलेंगे, कहाँ पर गिरिराज सिंह बोलेंगे, और कहाँ पर राजनाथ जी बोलेंगे। तो हर एक की जरूरत, हर एक की बात पर भी ध्यान रखना चाहिए, और वो एक एक करके ऐसी जगह पर जा रहे हो कि आप गलत रास्ते पर उतर। अच्छा, और दूसरी बात यह कि अब जैसा अभी बहुत अच्छे से समझाया हमारे मेहमानों ने कि भाई ये कब से सिलसिला शुरू हुआ, जयराम रमेश की तब से क्या पृष्ठभूमि रही है,
और आज जयराम रमेश जो है पार्टी में सबसे आगे जो है विचारधारा के रोल में दिखाई देते हैं हमें पार्टी में अपनी बात कहने वालों में। लेकिन ये तो आपकी हकीकत है जिस पर आप चल रहे हैं अभी, और एक तरफ आपका गठबंधन है, वो कहां चल रहा है? शरद पवार साहब अहमदाबाद जाते हैं, मुलाकात किससे करते हैं? गौतम अडानी से। गौतम अडानी के साथ उनकी तस्वीर सामने आती है। उनकी पार्टी सफाई पे सफाई दे रही है इस बात पर कि ये इस तस्वीर का, इस कार्यक्रम का जिसमें शरद पवार गौतम अडानी के साथ शामिल हुए एक उद्घाटन समारोह में, इसका इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। और आपने ऐसा गजब कर रखा है आपने कि मेरी घर की जिंदगी अलग है, मेरी मंच की जिंदगी अलग है। गौतम अडानी से क्या झगड़ा है? कोई अनटचेबल है? ठीक बात है। गौतम अडानी अनटचेबल हैं कि भाई आप उनको छू लेंगे तो? हम कह रहे हैं सर, अगर है तो फिर रखो ना। नहीं, मैं ये तो फिर घर में और बाहर में अंतर मत करो। उनकी पॉलिसी के शरद खिलाफ पवार के लिए अलाउड है, कांग्रेस पार्टी के लिए अलाउड है। एक बार समीर जी, एक बार समीर। मेरा कहना है शरद पवार के साथ नहीं, आप देखिए नीतीश कुमार के साथ सदैव अटल पे नीतीश कुमार गए थे अटल जी केस में, जबकि विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा था। आज दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो ये बताता है कि भाई पार्टी के आपके इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो अपने व्यक्तिगत संबंधों को अपनी विचारधारा के साथ, जिनके साथ उनका अटैचमेंट है, वो खुलकर इस बात को बताते हैं। वो कांग्रेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो बेसिकली सोनिया गांधी के अलग सलाहकार है, प्रियंका के अलग है, राहुल के, मुझे लग रहा है अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस के अंदर ये थोड़ा सा बड़ा, अहमद पटेल थे तो उनका अप्रोच सोनिया के साथ भी था, राहुल के साथ भी और प्रियंका के साथ भी था। और अमित शाह जी ने जो लोकसभा में कांग्रेस के बारे में बोला राहुल गांधी के लिए कि एक एनजीओ कुछ लिख के देता है, राहुल गांधी उसको पढ़ देते, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के बारे में 100% सत्य बात है कि कांग्रेस को आज एक एनजीओ टाइप लोग चला रहे हैं, या सलाहकार एनजीओ के लोग, जो राहुल गांधी को जो बोल रहे थे, राहुल गांधी उस दिशा में आगे बढ़े जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इस पर बात होना इसलिए भी जरूरी है। एक बात, आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, उनकी सोच से, काम करने के तरीके से, तो छोड़ दीजिए। इस पर जो उन्होंने बोला कि अगर मैं इस तस्वीर में दिखाई दे गया होता या मेरी पार्टी का कोई और नेता, लेफ्ट राइट सेंटर सारा विपक्ष जो है कपड़े फाड़ देता। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि गौतम अडानी, शरद पवार है तो गौतम माफ है। अडानी की शरद पवार के साथ तस्वीर, गौतम अडानी से आपका विरोध क्या? विरोध ये है ना कि आप जो वो बिजनेस हाउस के तौर पे जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे आप नाराज है ना, तो फिर आपका एक बड़े एलाई, शरद पवार कोई बहुत छोटे नेता नहीं है ना, उस एलआई के वो यदि वहां पर आ रहे हैं और पूरा संगठन कांग्रेस पार्टी और लोग गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे हैं, तो ये दोनों तस्वीरों को कैसे नहीं जोड़ा जा सकता? राजस्थान में मतलब इसको पर्सनल, गौतम अडानी की शादी, परिवार की कोई शादी होती, परिवार का कोई कार्यक्रम होता, शरद पवार जा रहे होते, तब भी कहा जा सकता है कि भाई निजी रिश्तों की बात है। ये निजी रिश्तों की बात नहीं है ना। आपने जो सबसे गंभीर आरोप लगाया हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, उस पर क्लीन चिट दे दी शरद पवार ने, तब आप कुछ नहीं बोले। क्लीन चिट दे दी, कहा जेपीसी का कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्ड के तौर पर बताया। अब इतना सीनियर मैच्योर पार्लियामेंटेरियन अगर इस तरह की बात करेगा तो समझ में आता है। लेकिन एक चीज जो आपने जहां से शुरू किया कि राहुल के सलाहकार कहां उनको पहुंचा ले गए, अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं। कोई कहता है धीरू भाई अंबानी जी के इंदिरा जी से क्या रिश्ते थे, फिर राजीव जी को उन्होंने कैसे साधा, फिर मुरली देवड़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो कैसे यूपीए सरकार में वही सब तय करते थे, पेट्रोलियम सेक्रेटरी सब कहाँ चले जाते थे, ये सब चर्चा होती है। लेकिन ये सच है ना कि आज अगर अंबानी हैं तो आज देश में हम दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी के तौर पर, मोबाइल के तौर पर उस क्रांति को देखते हैं, उसमें वो हिस्सेदार हैं। अंबानी की जब हम बात करते हैं और फिर अडानी की जब बात करते हैं तो कोई गौतम अडानी एक दिन में तो बने नहीं, लेकिन एक कम्युनिस्ट सोच है जो किसी भी संपन्न समृद्ध भारतीय को उद्यमी उद्योगपति के तौर पर नहीं देख पाती। तो आपने जहां से शुरू किया था वही वो सलाहकार हैं जो बंटाधार कर रहे हैं। और अगर शरद पवार पे नाराजगी है तो आप बताइए ना, खड़गे जी गए तो अभी तो राहुल गांधी जा रहे हैं राजस्थान, जब भी जाते हैं तो कौन रिसीव करता है? अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत कहते हैं कि अडानी जी आए तो हमारा राज्य अच्छे से चल जाए। भूपेश बघेल एक भी कहीं कुछ, मुझे लगता है कि ये ऐसा दोहरा चरित्र अब नहीं चल सकता। अब लाखों लोग वहां, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग तरीके से इसी उद्यमिता के मॉडल से लाभ ले रहे हैं। एक अंबानी अडानी होंगे, देश में ढेर सारे लोग हैं। गौतम अडानी के कामों पर आप सीधे बताइए ना कि ये एक काम है जो गौतम अडानी कंपनी गलत कर रही है, इसको सरकार क्यों नहीं पकड़ रही। लेकिन आप कहेंगे कि गौतम अडानी नहीं होना चाहिए, तो फिर तो आप इसका मतलब देश को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। देश के उद्योगपतियों पर, देश के उद्यमियों पर आपकी ये टिप्पणी, ये कम्युनिस्ट सोच है। दूसरा बात कह रहा हूं, डबल स्टैंडर्ड मत रखिए ना। आपको यदि ये नहीं पसंद है तो फिर शरद पवार को साफ साफ कह दीजिए कि भाई ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में ये भी बोला कि देश के अंदर आप पता कर लीजिए कि कोई उद्योगपति अगर विपक्ष की किसी दल के लिए एक चेक लिख देता है तो फिर उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। मतलब उद्योगपति चेक के लिए आपको चाहिए, हाँ, उससे तब प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन वो तो उद्योगपति के साथ इलेक्टोरल खड़े होने बॉन्ड में दिक्कत इलेक्टोरल पहला- बॉन्ड में भी मैं देख रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड में करीब करीब 150 करोड़ रुपए कांग्रेस और जो ममता बनर्जी पार्टी है उनको मिला है। वो उद्योगपतियों ने दिया है, सौरभ शर्मा ने तो दिया नहीं होगा, विजय त्रिवेदी के पास तो 100 रुपए भी नहीं है कि दे सके पार्टी को। तो लेकिन यार, ये क्या बात है कि नहीं, मैंने तो आप दिया नहीं और देना आपके नहीं पास चाहते। 100 रुपए भी नहीं नहीं, दिए, मैं आपने जो कह मैं ये बात कह रहा हूँ ये कि दरअसल आपको ये- गौतम अडानी ये- से ये- परेशानी है तो आप शरद पवार को, ठीक भूपेश है सर, बघेल को, चलिए। अशोक गहलोत को साफ साफ कहें कि लेकिन नहीं चलेगा। एक लाइन की बात सिर्फ कह दूं, नरेंद्र मोदी जब आए थे तो एक बात उन्होंने कहा था, कारोबारी का नेता से रिश्ता होना चाहिए लेकिन पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे नहीं। पहले के नेता पर्दे के पीछे रिश्ता रखते थे, आज नेता कारोबारी का रिश्ता नीतियों के लिए, देश के उद्योग के लिए सामने, और ये होना ही चाहिए। सर। दुनिया भर में यही प्रैक्टिस। और अब तो चलिए, एक कम्युनिस्ट ब्रेक के लिए सोच सर बदल रुकना रही है पड़ेगा, सर। मजबूरी है, समय चाइना बहुत हो को गया। देखिए, कम्युनिस्ट सोच का नाम लेकर बदनाम मत कीजिए। पूरी चाइना नहीं, जो है चाइना कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से कहाँ चल है? रही है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।